नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हम भारत और विश्व के भूगोल को लेकर चल रहे थे और इसका पहला लेक्चर उम्मीद है कि आपने देखा होगा। वहां पर हमने कुछ आधारभूत जानकारियों को कवर किया है। हमने भारत की अवस्थिति को देखा, राजनीतिक स्थिति को देखा। हमने देखा कि कितने प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियां, उनका क्षेत्रफल, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उनका योगदान, और सबसे पहले हमने देखा था विगत वर्षों के प्रश्नों को। तो ये सब देखते हुए इस समय हम पर्वतीय दर्रों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे और वहीं पर पहला लेक्चर समाप्त हुआ था। अब दूसरे को वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दर्रों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी वो अभी अधूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से चलाया जा रहा है ये जो फ्री इनिशिएटिव है, इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। यहाँ पे हर विषय, जीएस का जो हर सब्जेक्ट है उससे संबंधित लेक्चर आपको लगातार मिलेंगे। आप परीक्षा की एक संपूर्ण तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पूरे स्टडी मटेरियल के साथ, पीडीएफ के साथ और फुल गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके इच्छुक हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा, कहीं अन्यत्र से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्रों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, दर्रे पर्वतों के बीच में से आने जाने का एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराते हैं। हालांकि ये हमेशा सुगम नहीं होता है, कई बार बर्फबारी की वजह से, चूंकि ये पहाड़ों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से हिमालय की ऊंचाइयों पर, तो बर्फबारी की वजह से ये प्रभावित तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये आने जाने का एक प्राकृतिक मार्ग है जिसका कि इंसान पहले से ही इस्तेमाल करता आ रहा है। तो हमने पेंसिला तक देखा था और हमने ये भी देखा कि पर्वतीय भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा। तो आप पेंसिला के बाद दर्रा लगाकर पढ़ें तो ये सही नहीं माना जाएगा, या तो आप पेंसी दर्रा कहें या फिर पेंसिला कहें। कुल मिलाकर ये लद्दाख में, और इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है, 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे है और ये कश्मीर घाटी को करगिल से जोड़ने का काम करता था। अब इसके आगे की कहानी आज से शुरू होती है और इसमें हम पीर पंजाल को देखेंगे सबसे पहले, और उसी क्रम में फिर कुछ दक्षिण भारत के भी दर्रे हैं जैसे कि भोरघाट दर्रा। तो पीर पंजाल जो है ये पीर पंजाल रेंज में ही है और असल में इसकी स्थिति है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, कुल मिलाकर श्रीनगर, और 3494 मीटर ये ऊंचा है समुद्र के तल से। जम्मू कश्मीर का ये परंपरागत दर्रा है, ट्रेडिशनल पास, और सर्वाधिक समीत खंड के प्रवेश मार्ग। लेकिन कुल मिलाकर बंटवारे के बाद ये उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया। तो बंटवारे के बाद जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आए, खींचतान बढ़ गई, तनातनी हो गई, तो उसके बाद इसे बंद करना पड़ा। कुल मिलाकर ये पीर पंजाल दर्रा जो है ये काफ़ी प्राचीन दर्रा है, इस बात से हमें इसमें अवगत होने की आवश्यकता है। तो इसे हमने देखा। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये एक परंपरागत दर्रा है और बंटवारे के बाद से ये सुगम नहीं रह सका, मतलब हमेशा खुला नहीं रह सका। और है कहाँ पे, तो पीर पंजाल पर्वतमाला में है। ऊंचाई आप देख रहे हैं। भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है और ये प्रायद्वीपीय भारत में है, पश्चिमी घाट श्रेणी में, यानी सह्याद्री पर्वतमाला का ये महत्वपूर्ण दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच में ये दर्रा जो है इससे होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। ये दर्रे आने जाने का रास्ता उपलब्ध कराते हैं। तो ये मार्ग जो है ये इसी दर्रे से, यानी भोरघाट से होकर गुजरता है और ये मुंबई को कई सारे जो दक्षिण भारतीय नगर हैं उससे जोड़ने का काम करता है। अगर ये ना होता तो बीच में पर्वत खड़ा होता तो आने जाने का मार्ग जो है वो अवरुद्ध रहता। इसके बाद करतांग दर्रा आता है। करतांग आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है, यानी हिमालय में, और 5540 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। तारिम बेसिन से लेह और यारकंद के बीच में ये प्राचीन कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। पहले के समय में जब यात्री यात्रा करते थे तो आज की तरह से उन्नत संसाधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो पैदल यात्रा आमतौर पे होती थी, या तो किसी सवारी पर होती थी या पैदल होती थी। ज़्यादातर लोग इस तरीके की आर्थिक स्थिति में होते थे कि उन्हें किसी सवारी का साधन नहीं मिल पाता था, तो वो पैदल ही चल देते थे, खाने पीने का सामान बांध के, और झुंड में चलते थे क्योंकि अकेले चलना खतरे से खाली नहीं था। और जो बड़े बड़े कारवाइन यात्रियों के यानी झुंड होते थे उसको भी रास्ते के दस्यु, जो लुटेरे डाकू होते थे, वो लूट लेते थे या ये हिंसक पशुओं का शिकार बन जाते थे। आपने मार्को पोलो की जर्नी और उनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसे पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर तारिम बेसिन में जो ये कारवा मार्ग है इस पर सबसे ऊंचा दर्रा था। यात्री इसको इस्तेमाल तो करते थे लेकिन ये भी काफ़ी दुर्गम था और ये ग्रेट सिल्क रोड का ही हिस्सा था। ये एक व्यापारिक मार्ग है जो कि काफ़ी प्राचीन है, तो ये उसी का पार्ट था। इसके बाद नंबर आता है बोमडिला का, और बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, और ये महान हिमालय के महान हिमालय जो रेंज है उसमें भूटान के पूर्व में स्थित है। इसकी अवस्थिति दी हुई है
4331 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। अरुणाचल प्रदेश को ये ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा जो है ये तिब्बत की राजधानी है, याद रखिएगा। और ल्हासा की संधि के बाद चीन जो है वो तिब्बत पे अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर चुका था, क्योंकि उसी के बाद तिब्बत कर्जदार बन जाता है, चीन उसका कर्जा चुकाता है और उसके बाद हमेशा के लिए उसका हो जाता है। तो ये हमने देखा। अब नंबर आता है शेनकोटा का। शेनकोटा गैप है, गैप का मतलब भी वही बात है, बीच में अगर कोई गैप है यानी खाली जगह है तो वहाँ से रास्ता बन जाएगा। तो ये शेनकोटा क्या है? ये भी एक दर्रा है जो कि तिरुनेलवेली जिले में पड़ता है। मतलब कट्टाबोमन और तिरुनेलवेली ये इसकी अवस्थिति है। कुल मिलाकर राज्य के हिसाब से देखें तो ये तमिलनाडु में है। और समुद्र तल से ऊंचाई आप देख रहे हैं 4300। कुल मिलाकर दक्षिणी तमिलनाडु को ये केरल से जोड़ने का काम करता है। दोनों के लिए प्रवेश द्वार का यहाँ काम करता है। ये सब प्राकृतिक मार्ग होते हैं, प्राकृतिक प्रवेश द्वार होते हैं। शिपकीला अगला है और शिपकीला जो है ये 3930 मीटर की ऊंचाई पे है। हिमाचल प्रदेश इसकी अवस्थिति है। यहाँ शेनकोटा की ऊंचाई में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 690 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, तो ये एग्जैक्ट नहीं दे रखा है। इसके बाद तिरुनेलवेली कट्टाबोमन जिले जो हैं तमिलनाडु के, वो इसमें कवर होते हैं, ये आपने देखा। शिपकीला को आप देख रहे थे, तो शिपकीला जो है ये हिमाचल में है और 3930 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। ये मीटर में इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। हिमाचल प्रदेश को ये तिब्बत से, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 5 भी है, यहाँ पे जब कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग किसी दर्रे से होकर गुजरता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। भारत चीन सीमा पर ये महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। और मजे की बात यह है कि सतलुज नदी इसी से होकर बहती है, तो नदियाँ भी दर्रों के बीच में से मार्ग तलाश कर वहाँ से बह निकलती हैं। अब बनिहाल दर्रे को देखिए, 2835 मीटर ये टोटल ऊंचाई पे स्थित है और पीर पंजाल में नेशनल हाईवे नंबर 1A पर ये स्थित है, या आप कहें कि नेशनल हाईवे इस पर अवस्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। जो पुराने नेशनल हाईवे का स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं, तो जो नया वाला ढांचा है उसको एक बार देख लीजिएगा। जम्मू का कश्मीर इसकी स्थिति है, मतलब अवस्थिति के लिहाज से देखा जाए, और श्रीनगर को ये जम्मू से मिलाने का काम करता है। जवाहर सुरंग इसी के अंतर्गत बनाई गई है और ये करीब 2.85 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर में हुआ था, तो ये आपने देखा। इसके बाद बुर्जीला है, बुर्जील पास, और ये 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे है। श्रीनगर से किशनगंगा घाटी को ये जोड़ने का काम करता है। लद्दाख का जो देवसाई मैदान है उससे कश्मीर घाटी को जोड़ता है। शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है, मतलब इस उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि बर्फबारी होती है तो ये अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद अगील दर्रा है, और अगील दर्रा जो है ये 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। काराकोरम जो माउंट केटू है उसके ये नॉर्थ में है और ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें या प्रांत के लिहाज से, तो लद्दाख इसकी अवस्थिति है। ये चीन का जो झिकियांग या शिकियांग है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, इस प्रांत के साथ लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। और नवंबर से लेकर मई का जो पहला सप्ताह है, सामान्य स्थितियों में ये सर्दी का मौसम होता है, जिसमें कि ये बंद रहता है। शुरुआती मौसम सर्दी के हैं, बाद में बर्फ पिघलने में समय लगता है। बड़ा लाचा हिमाचल में है और ये मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। नवंबर से लेकर मध्य मई तक ये बंद रहता है। बंद इसलिए रहता है क्योंकि बर्फ यहाँ पे पूरी तरह से आच्छादित रहती है। 4883 मीटर ऊंचाई। तो यहाँ आंकड़े देखकर परेशान नहीं होना है कि सारे डाटा जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपको रटना है। रटना नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा ऊंचाई पे कौन है, कौन उससे कम ऊंचाई पे। बाकी जो विशेष जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए और राज्यवार स्थिति मालूम होनी चाहिए। पाल घाट या पलक्कड़ को देख लीजिए, तो पाल घाट दर्रा जो है ये 140 मीटर ऊंचा है टोटल, और दक्षिण भारत के दक्षिण भारत का जो मध्य भाग है, कुल मिलाकर केरल राज्य में इसकी स्थिति है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में ये एक बड़ा दर्रा है, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, जिसमें से कि भोर घाट और थाल घाट को हमने देख लिया था, पाल घाट शेष था। और ये प्रायद्वीपीय भारत का महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने का काम करता है। तो दर्रे जोड़ते हैं और ये भी जोड़ रहा है, तो केरल को किससे जोड़ रहा है? तमिलनाडु से और कर्नाटक से। ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पाए जाने वाले दर्रे हैं। इसके बाद नंबर आता है शिपकीला का, जिसे कि शिपकीला कहें या शिपकी दर्रा कहें, बात वही है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ऊंचाई आप देख रहे हैं 3930 मीटर। हिमालय का एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है उसको तिब्बत का नागरी विभाग के जानदा जिले से जोड़ता है। ये जानदा जिला कहाँ है? तिब्बत में है। तो उससे ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करता है। उमलिंगला ये लद्दाख में है, 5882 मीटर की ऊंचाई पे है लगभग, और ये वाहन गम्य दर्रा है, देश का सबसे ऊंचा। मतलब इससे ज़्यादा ऊंचाई पे ऐसा कोई दर्रा नहीं है जहाँ पे वाहन चलाया जा सके, यही एकमात्र है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो सबसे ऊंचा वाहन गम्य है ये पूछा जा सकता है। लनकला को आप देख रहे हैं, लनकला जो है ये 5466 मीटर ऊंचाई पे है
और ये लद्दाख क्षेत्र जो है अक्साई चीन वहाँ पे पाया जाता है। अक्साई चीन यानी चीन ने ज़बरदस्ती उस पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो ज़मीन तो हमारी है। और यह लद्दाख और लासा को जोड़ने का काम करता है। लासा मतलब तिब्बत की बात हो रही है। अच्छा, ये उमलिंगला के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ छोड़ रखी थी। लेह को ये पैगोंग लेक से, जिसे कि आप पैगोंगसो भी कहते हैं, उससे जोड़ने का काम करता है। और अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कुछ नई बातें। यहाँ तक तो हमने दर्रों को देखा, जिसमें कि न सिर्फ हिमालयी दर्रे थे बल्कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में महत्वपूर्ण दर्रे थे उनको भी हमने देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मेसो क्षेत्रों को, जिसमें कि आप देख रहे हैं पूर्वी घाट है, दक्षिणी दक्कन का पठार है, मेघालय मिकिर के अपलैंड्स हैं। अपलैंड मतलब ऊपरी जो तल पाए जाते हैं, ऊंचाई पर स्थित स्थान। उत्तरी दक्कन का पठार है, दक्षिण मध्य उच्च भूमि क्षेत्र है, सह्याद्री है जिसे कि आप पश्चिमी घाट भी कहते हैं। ये सह्याद्री जो है ना, ये पश्चिमी घाट का ही एक दूसरा नाम है। और पूर्वी पठार है, जिसके अलावा उत्तर मध्य उच्च भूमि क्षेत्र है। तो ये कुछ हमने छोटी सी टेबल देखी। महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जिसमें कि गंगा नदी के बारे में हम चर्चा आरंभ करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे पंचप्रयागों को, और कहाँ पर कौन सी नदी मिलकर नई धारा का निर्माण करती है, इसको भी जानेंगे। तो ये पंचप्रयाग जो है, इसका यहाँ टेबल के रूप में आपको दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म है, और नीचे चित्र बनाकर दिया हुआ है। तो दोनों एक साथ देख लीजिए। देखिए, ये आपका चित्र है जिसमें कि पंचप्रयागों को समझाया गया है, और बाकी यहाँ पे टेबल है। तो नदियाँ कौन कौन सी मिलकर कहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाती है। प्रयाग का मतलब होता है मिलन बिंदु या संगम। जैसे कि प्रयागराज जो है, इलाहाबाद पुराना नाम था, और सबसे पुराना नाम तो प्रयाग ही था, वही पुराना नाम लौटा दिया गया, तो अभी प्रयागराज। तो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सरस्वती दिखाई नहीं देती है, दिखाई सिर्फ गंगा और यमुना ही देती है। तो मिलन बिंदु होता है, जिसे कि संगम या प्रयाग कहते हैं। तो कुल मिलाकर अलकनंदा और पिंडारी ये दो नदियाँ हैं। स्रोत इनका पिंडारी हिमनद है, वहाँ से ये पानी पिघलता है, मतलब बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनता है, उससे ये इनका निर्माण होता है, इनकी धाराओं का। तो अलकनंदा और पिंडारी मिलती हैं तो कौन सा संगम होता है, ये कर्ण प्रयाग होता है। जब अलकनंदा और पिंडारी का आपस में मेल होता है तो वो जगह जो है वो कर्ण प्रयाग कहलाती है। उसके बाद अलकनंदा नदी जो है ये मंदाकिनी या काली गंगा से जाकर मिल जाती है, चोराबारी हिमनद से ये निकल रही होती है। तो वहाँ पर हम जो जगह देखते हैं वो है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का आपस में मिलन होता है, और यहीं से गंगा की मुख्य धारा का निर्माण होता है। जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो गंगा की जो मेन स्ट्रीम है वो जनरेट हो जाती है। हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी पर्वतीय नदियाँ उसके बाद भी मिलती हैं और लगातार इससे मिलती रहती हैं, लेकिन मूल गंगा वहीं से निकल आती है। तो भागीरथी जो है इसका स्रोत है गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर जिसे आप कहते हैं। इसके बाद अलकनंदा जो कि सतोपंथ हिमनद से निकलती है वो धौली गंगा से मिलती है, और वो स्थान है विष्णुप्रयाग। माना हिमनद से धौली गंगा का उद्गम होता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है वहाँ नंदप्रयाग है। नंदाकिनी के नाम से, ध्यान दीजिएगा, ये मंदाकिनी नहीं है बल्कि नंदाकिनी है, और ये त्रिशूल हिमनद से निकलती है। तो अब इसी चीज़ को, ये जो थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, इसी को हम चित्र के रूप में देखेंगे ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाएँ, और इसे ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए तीर्थ भी हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, जिसे कि 4 धाम यात्रा कही जाती है। लोग 4 धाम करते हैं और उसके बाद पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म में, और इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। अब इसमें आप देख रहे हैं, शुरुआत से देखें, यहाँ से देखिए, ये धौली गंगा है, और यहाँ पे हो रहा है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा जो है वो चल रही है लगातार, धौली गंगा यहाँ मिल रही है, तो जो मिलन बिंदु है वहाँ क्या हो रहा है, विष्णुप्रयाग बन रहा है। नंद प्रयाग कहाँ बनता है, जहाँ नंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है, और मंदाकिनी और अलकनंदा का जब मेल होता है तो आप देख रहे हैं। और उससे पहले यहाँ देख लीजिए, देखिए अलकनंदा जो है ये ब्लू कलर की लाइन है, इसे जरा ऊपर कर लेते हैं, ये शाखा दर्शाई गई है ना, नदी की धारा। तो अलकनंदा को नीले रंग से दर्शाया गया है। ये हरे रंग से जो आप देख रहे हैं ना, ये पिंडर गंगा है, पिंडारी भी कहा जाता है। तो ये पिंडर जो है ये मिल रही है अलकनंदा के साथ, और यहाँ जब मिल रही है तो कर्णप्रयाग का निर्माण हो रहा है। इससे पहले हमने देखा नंदाकिनी को, जब नंदाकिनी अलकनंदा से जाकर मिली तो नंदप्रयाग बना। यहाँ पर रुद्रप्रयाग किसके किसके मिलने से बन रहा है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बन रहा है। अब मजे की बात यह है कि अलकनंदा में इससे पहले ही कई सारी नदियाँ मिल चुकी हैं। उसके आगे बन रहा है देवप्रयाग, जिसमें कि भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल रही हैं, और इसी भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बनाया गया है, जो कि इसकी पूरी धारा को ही अवरुद्ध कर देता है। तो गंगा के प्रवाह के धीमे होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है। आगे बढ़ते हैं, ये गंगोत्री आप देख रहे हैं, इसका स्रोत यहाँ नीचे देखिए। अब यहाँ से जो देवप्रयाग है, यहाँ से गंगा की मुख्य स्ट्रीम का जन्म होता है, यानी भागीरथी जो है वो अलकनंदा से मिल गई, तो ये जो धारा बनी ये मुख्य गंगा कहलाती है, और ये हरिद्वार से होकर मैदान में प्रवेश करती है, और वहाँ से फिर मैदानी इलाके से बहती हुई अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में मिलने से पहले इसमें ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, तो वो चीज़ वहाँ डेल्टा बनता है, तो वो सब हम आगे देखेंगे।
और यमुना जो है वो साथ साथ चल रही है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, बंदरपूंछ नाम की जगह है वहाँ से, यमुनोत्री आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो इस तरीके से हमने पंच प्रयाग देखा और प्लस अपना मैदानी जो प्रयागराज है उसको भी देखा। हालांकि वो प्रयागराज यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आगे दोनों मिलेंगी मैदानी इलाके में जाके इलाहाबाद में, तो वहाँ पर ये संगम। तो इतना देखने के बाद अब थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को आगे देखना आरंभ करते हैं। तो प्रायद्वीपीय तथा अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियों की हम तुलना कर रहे हैं। तुलना का मतलब ये है, कुल मिलाकर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों में क्या अंतर है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो ज़्यादा पुरानी है। जब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यही बहुत ज़्यादा पुराना है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय पहले से है और स्थिर है अपेक्षाकृत। तो यहाँ जो नदियाँ या जितने भी जल स्रोत उद्गम उनका होगा वो भी पुराने होंगे। तो ये कुछ कैम्ब्रियन पूर्व काल की भी हैं, यानी इतनी पुरानी है, मतलब काफ़ी पुराना समय है तब की ये बनी हुई है। और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, मतलब जैसे विशेष रूप से हिमालयन रिवर्स की यहाँ बात हो रही है, जिनका कि नाम नहीं दे रखा है ऐसी सीधे लेकिन संकेत उसी ओर है। तो ये युवा नूतन नदियों और प्रौढ़ नदियों के तौर पे देखी जाती हैं। कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ भी हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि पर्वत के उत्थान से पहले ही इनका जन्म हो चुका था, जब बीच में उभार आने लगा। ऐसा तो है नहीं कि हिमालय का उत्थान होता है, टेथिस सागर में बल पड़ते हैं और रातों रात वलन की वजह से हिमालय खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं संभव है। ये एक लंबे समय अंतराल में होता है, धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे पर्वत वाली जगह ऊपर उठनी शुरू होती है, एलिवेशन उसमें स्टार्ट होता है, नदी को ये लगता है कि रास्ते में कोई चीज़ बाधा बन रही है, मतलब कोई मेरा रास्ता रोक रहा है। तो पानी कहाँ रुकने वाला है, वो इस चट्टान को चीरते हुए अपना वहाँ से मार्ग टटोलने लगता है, मतलब रास्ता बनाना शुरू करता है। तो पर्वत ऊपर उठता जाता है, नदियाँ उसमें से अपना चीर कर रास्ता बनाती जाती हैं। तो इस तरह की होती हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, जो कि बहुत सकरी और तीखी घाटियों का निर्माण करती हैं, और इन घाटियों के सहारे ये पर्वत को चीर कर इस पार निकल आती हैं जिधर उन्हें स्लोप मिलता है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये इसी प्रकार की। तो इन सब को छोड़कर जितनी भी बाकी है वो युवा नूतन है। ये जो पूर्ववर्ती है ये पुरानी है, ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्वत के उत्थान से पहले भी थी, तो इसका मतलब है कि पर्वत से तो ज़्यादा पुरानी होंगी, यानी हिमालय से इनकी जो उम्र है वो ज़्यादा है। अब इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों में जो तथ्य आप देखेंगे, इसमें कुछ नदियाँ अनुवर्ती हैं या पुनर्यौवन को प्राप्त करती हैं, और इनमें से कई नदियाँ यानी जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये सब प्रत्यानुवर्ती। गोदावरी को छोड़कर बाकी जितनी नदियाँ हैं, गोदावरी का बेसिन जो उसका जल क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बाकी जो नदियां हैं उनके बेसिन क्षेत्र छोटे ही होते हैं। ये बात हो रही है प्रायद्वीपीय नदियों की। और जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं उनके बेसिन बड़े होते हैं, उनका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। नदियों का जलमार्ग चौड़ा होता है, कहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार में। और हिमालयी नदियाँ जो होती हैं उसमें ऊपरी धारा महाखड्डों और छिपतिकाओं का निर्माण करते हुए आगे चलती है। इन्हें पर्वत को काटना पड़ता है और बीच में से एक सकरा रास्ता ही इनको मिल पाता है, तो इनका रास्ता बहुत चौड़ा नहीं होता है, लेकिन इनका वेग ज़्यादा होता है। और ऊर्ध्वाधर अपर्दन इसमें नगण्य होता है, जबकि जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं, पर्वतीय में मूल रूप से हिमालयन रिवर्स होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक अपर्दन के लिए काफ़ी मशहूर है, और अपर्दन इतने बड़े पैमाने पर करती हैं कि अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर चलती हैं। ये नदियाँ बहुत धीमी गति से बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनकी रफ्तार कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। और जो हिमालयी नदियाँ हैं ये धीमी भी बहती हैं और तेज भी बहती हैं। इसमें से ज़्यादा को हम देखते हैं, ज़्यादातर नदियों को देखते हैं कि जहाँ उनका उद्गम होता है, जिस ग्लेशियर के पिघलने से ये बनती हैं, तो उससे कुछ दूरी तक जाते जाते इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, बहुत वेग से ये नीचे की ओर जाती है, क्योंकि ढलान अच्छी खासी है, हिमालय बहुत ऊंचा है, और वहाँ से नीचे उतरकर मैदान तक आने में एक अच्छा स्लोप इन्हें मिलता है, तो इनकी जो रफ्तार है वो ऐसे भी बढ़ जाती है। और पानी की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है, ये सदा नीरा होती है, मतलब हमेशा पूरे वर्ष भर इनमें पानी रहता है। तो इसमें तेज रफ्तार और मंद गति दोनों पाई जाती है, दोनों ही स्थितियाँ। अच्छा, इन नदियों की वहन क्षमता निम्न होती है। किसी भी नदी की वहन क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस स्रोत से निकल रही है, उसका जो स्रोत है वो कैसा है, वर्षा पर आधारित है या कोई छोटा सा सोता है जिससे कि वो निकल रही है, झील से निकल रही है, या कोई बहुत भारी भरकम ग्लेशियर है जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर आइस मेल्ट हो रही है, बर्फ पिघल रही है और वहाँ से इसका पानी बन रहा है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी वहन क्षमता इसलिए निम्न होती है क्योंकि इनमें प्रवाह ही बहुत धीमा है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये बड़ी ऊबड़ खाबड़ होती, नौकागम्य नहीं होती। और जो हिमालयी नदियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसाद चलते हैं साथ में, और इनकी वहन क्षमता ज़्यादा है, अवसादों का वहन कर लेती है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े काट कर अपने साथ लेकर चलती है, और न जाने क्या क्या। तो ऐसे में अवसादों को ले जाने में सक्षम होती है, तो इतना इनका प्रवाह होता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये मूल रूप से निक्षेपण के कारण होती है, मतलब एजेंट के तौर पे उसका काम करती हैं,
और जो हिमालयी नदियाँ या अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये सक्रिय रूप से अपरदन या निक्षेपण की कारक होती हैं। तो ये दोनों ही है, मतलब दोनों के लिए यहाँ जानकारियाँ हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो छिछला विसर्पण बनाती हैं, विसर्पी मार्ग उपलब्ध कराती हैं। और मैदानी क्षेत्र देखिए, जो पर्वतीय नदियाँ मतलब हिमालयी नदियाँ मूल रूप से हैं, ये मैदानी क्षेत्र में अनेक तीक्ष्ण और गोखुर झीलें बनाने का काम करती हैं। गोखुर यानी गाय के खुर के आकार की झील। और क्या जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं? तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो नौगम में नहीं होती, मतलब उसमें आप नाव नहीं चला सकते हैं। हालांकि कुछ हिस्सा इनका नौकागम में होता है, कुछ नदियों का सिर्फ, सभी का नहीं। और ज़्यादातर जो है वो नौगम में नहीं होती है, लेकिन जो हिमालयी नदियाँ हैं या अतिरिक्त प्रायद्वीपीय हैं ये ज़्यादातर नौगम में होती हैं, मैदानी भाग में। और अधिकतर मौसमी नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय, मौसम पर आधारित होती हैं। वर्षा हो रही है तो इनमें पानी है, वर्षा नहीं है तो पानी सूख गया। लेकिन जो हिमालयी नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से जनरेट होती हैं। तो जब तक ग्लेशियर जिंदा है तब तक नदी भी जिंदा है, वो बहती रहेगी। ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये चिरस्थायी होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अधिकांश नदियाँ जो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, कुल मिलाकर प्रायद्वीपीय पठार की हैं। तो अधिकांश नदियों का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से या पठारी क्षेत्र से, और इनका जो ज़्यादातर ढाल है वो पूर्व की ओर है। पूर्वी घाट की ओर जाते जाते ये अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो एक लंबा रास्ता इनको तय करना पड़ता है, मतलब पश्चिम से इन्हें पूरब की ओर जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके इनका प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है, और धीमी गति से बहती हुई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इसीलिए पूर्वी घाट पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, जो कि काफ़ी उर्वर क्षेत्र हैं। नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं उस स्थान को जीवित करने की, उसमें यौवन लौटाने की क्षमता रखती हैं। तो ये नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टाई क्षेत्र बनाती हैं, जलोढ़ मिट्टी ले आती हैं, जिससे कि बहुत उपजाऊ जमीन का निर्माण होता है। तो ये खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ या बीच के हिस्से से निकलने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट की ओर जाकर तेजी से एस्चुरी बनाते हुए जो अरब सागर है उसमें समा जाती हैं। तो इस तरह की नदियाँ कुछ कम मात्रा में हैं तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट की ओर जाने वाली नदियों के। और इसमें नर्मदा और ताप्ती को आप देखते हैं कि वो एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो एस्चुरी वो नदियाँ बनाती हैं जो कि तेज रफ्तार में बहती हैं, और उन्हें ज़्यादा प्रवाह के लिए लंबा रास्ता तय करना नहीं पड़ता है। इसके बाद आप देखें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है, अच्छा इसमें इधर वाली जानकारी रह गई थी। हमने ये देखा कि अधिकांश नदियाँ हिमालय में हिमनदों से निकलती हैं, तो वो तो चीज़ चर्चा पहले ही हो चुकी है। अधिकांश नदियाँ जीर्ण नदियाँ हैं। ये किसकी बात हो रही है? प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं? जीर्ण होती हैं, पुरानी हैं तो जीर्ण है। और हिमालयी नदियाँ जो है अधिकांश परवर्ती तरुणावस्था में है, यानी तरुणावस्था उनकी अभी अभी गुजरी है, लेकिन उसका खुमार उतरा नहीं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो सरिता अपहरण नहीं करती हैं, मतलब वो अपने सीधे रास्ते चलती हैं। उनके पास इतना प्रवाह ही नहीं होता है कि वो दूसरी नदी की धारा को किडनैप कर सकें। ये किडनैपिंग का काम वही करेगा जो बलशाली होगा, तो इनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है। और जो हिमालयी नदियाँ हैं उनके अंदर बहुत अच्छा प्रवाह होता है, बहुत बड़ा इनका बेसिन एरिया होता है, तो ये आसपास की नदियों को खा लेती हैं, उनका अपहरण कर लेती हैं, पता भी नहीं लगता है। तो ये एक सामान्य सी घटना है। और इन नदियों का प्रयोग, अब ये प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो रही है, इधर वाली प्रायद्वीपीय ही है, तो इन नदियों का उपयोग जल बिजली संयंत्रों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हीराकुंड, कोयना, नागार्जुन सागर। जल बिजली संयंत्र का मतलब है कि इससे विद्युत बनाई जा सकती है, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना एक साथ कई सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, न सिर्फ बिजली बनाना बल्कि सिंचाई और न जाने क्या क्या तमाम उपयोग। तो ऐसी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो वहीं पर बन सकती हैं जहां जल का बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हो सके। तो ये हिमालयी नदियों पर बनता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध है, टिहरी डैम है, गंगा को बर्बाद कर दिया, हालांकि हम उसका फायदा ले रहे हैं। और सलाल परियोजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं। अब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं आमतौर पे, और मुहाने बनाती हैं। मुहाने का मतलब वही ज्वार नदमुख की बात हो रही है, जो कि एस्चुरी है। तेज गति से अगर समुद्र में गिरेंगी खड़ी ढलान के साथ। आप ये जानते हैं जैसे प्रायद्वीपीय पूरा भारत है हमारा, नीचे का तिकोना हिस्सा, तो उसमें दोनों ओर ढाल है। समुद्र के जो दो हिस्से हैं, हिंद महासागर को ही हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। इधर वाला बे ऑफ बंगाल है, इधर वाला अरब सागर है, अरेबियन सी है आपका। तो इधर वाला जो ढाल है ना, पश्चिम वाला, वो ज़्यादा तीखा है, तीक्ष्ण है, और जो पूर्वी ढाल है वो अपेक्षाकृत धीमा है, स्लोप वहाँ पे धीमा है। तो यहाँ पर जो नदियाँ इधर से होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं, वो धीरे धीरे बहते जाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। उन्हें पर्याप्त समय मिलता है इसके लिए। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि इधर से तेज गति से बहती हुई छोटा रास्ता तय करते हुए एस्चुरी बनाती हैं। उनको इतना ही समय मिल पाता है कि वहाँ ज्वार नदमुख ही बन सके, डेल्टा न बन पाए। हालांकि ये भी काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, भले ही छोटे आकार का है, और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो डेल्टा बनाने वाली नदियों में आप देख रहे हैं कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये मुख्य नदियां हैं, और भी बहुत सारी। बाकी नर्मदा और तापी जैसी जो नदियां हैं ये मुहाने यानी ज्वार नदमुखों अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और दोनों ही काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं।
जबकि जो गंगाई नदियां हैं, मतलब माफ़ कीजिए हिमालयी नदियां हैं, जैसे कि गंगा है या फिर गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई तमाम नदियां हैं, या बाकी अन्य जितनी भी हिमालयन रिवर हैं जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं, ये केवल डेल्टा बनाती हैं। इसमें हम बहुत कम ही देखते हैं और नहीं के बराबर है कि एस्चुरी बनती है। गंगा का सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव क्षेत्र है, और ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब वो एक आवासीय जीव के तौर पे पाया जाता है, वो उसका प्राकृतिक आवास। इसका जल मार्ग जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं आधार तल के काफ़ी करीब होता है, मतलब बेस लेवल के नज़दीक होता है। और जो हिमालयी नदियाँ हैं अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जिनको कहा गया है, ये नदियाँ अपनी युवावस्था के आखिरी चरण में हैं। मतलब इनकी जो उम्र है, अगर आदमी की उम्र के लिहाज से देखें तो वही 32, 33, 35 साल के आसपास ये इस एज ग्रुप में आती हैं। और अपने पर्वतीय मार्ग में इनके द्वारा सरिता अपहरण किया जाता है। ये वाली जो उम्र है ना, इसमें आदमी के पास भी अनुभव भी होता है और ताकत भी होती है। अभी ताकत खत्म नहीं हुई रहती है, अभी ना तो कम हो रही होती है, और अब तक 30 की उम्र पार करते करते अनुभव भी आ जाता है। तो दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो आदमी ज़्यादा चालाकी से काम करता है। नदियों की भी कंडीशन कुछ वैसी ही है, ये थोड़ा ज़्यादा चालाक बन जाती हैं और आसपास की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको ये अपहरण करके अपने में मिलाना शुरू करती हैं। तो नदी अपहरण एक सामान्य घटना है हिमालयी नदियों के लिए। कभी कभी पूछा जाता है कि किस नदी तंत्र के लिए ये सामान्य है। तो यहाँ तक तो हमने दो नदियों की प्रणालियों के बीच में अंतर देखा। अब भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो जलप्रपात के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी झरना है, जलप्रपात का मतलब सामान्य रूप से कोई प्रपात यानी झरना, तो वो किस राज्य में है और कहाँ पे है। तो आप यहाँ इसी टेबल को देखिए, इसमें एक तरफ राज्य दिया हुआ है, बाईं तरफ राज्य का नाम है, जगह का नाम है साथ में, और जलप्रपात दे रखा है। तो थ्रीसुर जो है ये केरल का है, और त्रिशूर आप कह लीजिए। यहाँ पे वझांचल जलप्रपात है और अथिरापल्ली जलप्रपात है, ये दो अलग अलग झरने, दोनों का नाम आप देख रहे हैं। बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, बेलगांव अधिवेशन आप कांग्रेस का जानते हैं। जोग प्रपात यहीं पर है। तमिलनाडु में दो आप देख रहे हैं, एक तो किलियूर है, दूसरा अगाया गंगई है। बिरूदनगर ये भी तमिलनाडु में है, और यहाँ पर क्या है, अयानार जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है बिरूदनगर में है, और बिरूदनगर आपका तमिलनाडु में है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। बरकाना जलप्रपात, कुंचिकल, जोग, महात्मा गांधी, ये जो वाटरफॉल है वो यहीं पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा में है। ये पूछा जाता है और आमतौर पे ऐसे प्रश्नों में लिस्ट बनाकर दे दी जाती है, सूची 1 को सूची 2 से, मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ राज्य का नाम या जगह का नाम, और दूसरी तरफ जो जलप्रपात है उनका नाम दिया रहता है। इसके बाद कोरापुट है ओडिशा का, यहाँ पे दुदुमा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में धुआंधार है, मतलब नर्मदा नदी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है और ऐसा धुआं वाला वातावरण वहाँ पैदा हो जाता है पानी के वेग से गिरने की वजह से, कि लगता है कि सिर्फ धुआं धुआं, सिर्फ वहाँ पे आग जलाई गई है और बेहिसाब धुआं निकल रहा है। बहुत तीखी धारा यहाँ से नीचे की ओर गिरती है, और ये जबलपुर भेड़ा घाट के पास में है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बुंदला और पालनी जलप्रपात पाए जाते हैं। दो जलप्रपात है, बुंदला और पालनी। इसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड। तो झारखंड में कई सारे हैं, जैसे कि घघरी है, हुंडरू है और जोहना है। ये 3 आप देख लें। कर्नाटक में बहुत सारे हैं। एब्बे जलप्रपात है, एरिसीना गुंडी है, हेब्बे जलप्रपात है, कालहट्टी जलप्रपात है। इसके अलावा केप्पा है, कुसल्ली है, कुदुमारी है, कुंचिकल भी यहीं पर है, मांगोद है, मेकेडातू है, मुथवाला जलप्रपात है, साथोड़ी जलप्रपात है। इस तरीके से ये सब कर्नाटक में है। राज्य के हिसाब से इनकी अवस्थिति कर्नाटक में, तो जो कई सारे हैं उनको आप एक साथ एक राज्य में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट और भी है, सिमसा जलप्रपात ये कर्नाटक में है आपका। चुंछी जो है ये भी कर्नाटक में है, और उनचल्ली, अच्छे अच्छे नाम है, आराम से याद हो जाएंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग है। तो उनचल्ली जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटक में है। केरल में कौन कौन से हैं, तो अथिरापल्ली को हमने शुरुआत में ही देखा था, साथ में और भी हैं, जैसे कि मीनमट्टी जलप्रपात है, पालारूवी है, सूचीपाड़ा है और तुषारगिरी जलप्रपात है। महाराष्ट्र में कौन कौन है, तो कुड़े जलप्रपात है और मार्लेश्वर है। ये 2 जो झरने हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश में चछाई जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात है, कियोटी जलप्रपात है और पांडव जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, पूछा गया था। मेघालय में कौन कौन से हैं, तो मेघालय में भी बहुत सारे हैं। बियोदोन है, बिशप है, एलिफेंट है, शिलोंग शिखर, और इसके अलावा किन्नेम जलप्रपात है, लॉन्ग शियोंग है, और मार्गरेट भी यहीं पर है। नुआखलाई है, नुआखलाई पूछा जाता है, और स्प्रेड ईगल है, स्वीट जलप्रपात है। ये सब जो है ये मेघालय में पड़ते हैं। मिजोरम में, यहाँ नीचे चले आइए, और भी राज्य हैं। तो मिजोरम में वांतावांग जलप्रपात है। उड़ीसा में जोरांडा और बुगुडा के पास में खांडाधार जलप्रपात है। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन संभावना है। तमिलनाडु में आप देखें एथरवी है, इसे 5 फॉल्स भी कहा जाता है। बेमन फॉल्स है, पलानी हिल्स वहाँ पे स्थित है।
जो कि जलप्रपात अगर कोई भी बन रहा है तो उसके लिए पहाड़ियों या ऊंचाई की आवश्यकता है, तो वो यहाँ दिया हुआ है। साथ में बेयर शोला जलप्रपात है, आप इसे वाटरफॉल कह सकते हैं, कोटागिरी पे ये है। चित्रौवी फॉल्स है, स्मॉल फॉल्स भी इसको कहा जाता है। कोर्टलम फॉल्स है, एल्क फॉल्स है, वैदेकी है, ठक्कम है, ये पलानी के पास पड़ता है, थूटम फॉल। इसके अलावा थेनारूवी है, पझाया, कोर्टलम है। यहाँ कई सारे ऐसे नाम है जो कि आपने थोड़े पहले कभी ना सुने हो और कुछ को आपने कई बार पढ़ा भी है। इसके अलावा पाईकारा है, नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो यहाँ एक जलप्रपात के तौर पे दिया हुआ है। और पुली अरुवी है, इसके अलावा पुथु अरुवी है। सुरुली फाल है, ये मदुरै के पास में पड़ता है, तो इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं। रांची यानी झारखंड की बात हो रही है तो लोध जलप्रपात यहाँ पे, जिसे कि बुद्ध जलप्रपात भी कहा जाता है। शिव समुद्रम आप जानते ही हैं, कर्नाटक में है। सिरुवानी आपका तमिलनाडु में है। और थलैयार, जिसे कि रेड टेल भी कहा जाता है, ये कोडेकनाल में पड़ता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का जो है, वहाँ पे वट्टापराई जलप्रपात है। और ककोतल जो है आपका बिहार में है। ककोतल कहाँ पे है? बिहार में है। पायकारा आपका नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। नर्मदा मध्य प्रदेश वाला जो है वहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात है। नदी जो है वो नर्मदा है और राज्य मध्य प्रदेश है। घाट प्रभा, ये गोकक जलप्रपात के लिए फेमस है, कर्नाटक। और मयूरभंज जिला जो उड़ीसा का है, वहाँ पे बरेही पानी जलप्रपात है। तो जिलेवार भी दिया है और प्रदेशवार भी दिया है, दोनों ही जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। पूर्वी खासी पहाड़ी वाला जो है यहाँ पे नोआखलाई, नोहंसबगी, थियांग और किमरेम ये जलप्रपात है। और इसके साथ साथ डिंडीगुल, डिंडीगुल आपका कहाँ पे है? लोकेशन है तमिलनाडु। और यहाँ पे है रेड टेल, थलैयार। ये जो आप इसमें जलप्रपातों के नाम देख रहे हैं, इन्हें हमने इकट्ठे भी देखा है। यहाँ जिलेवार दिया हुआ है। सुंदरगढ़ उड़ीसा का जो है वहाँ पे खांडाधार जलप्रपात है। और कोरापुट उड़ीसा का जो है वहाँ पे डुडुमा है। वायनाड केरल का, वहाँ पे सूचीपाड़ा जलप्रपात है। और नेल्लोर आंध्र का, वहाँ पे पेंचाना कोना जलप्रपात है। उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक का, वहाँ पे मंगोड़ है। मंगोड़ प्रपात, ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जो उत्तरी कन्नड़ जिला है वहाँ पर स्थित जलप्रपात है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपके काम की। तो यहाँ तक हमने कुछ जलप्रपातों के बारे में जानकारी हासिल की। अब अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें भारत के कुछ और जलप्रपातों को हम देखेंगे। और न सिर्फ उन्हें नाम के साथ देखेंगे, राज्य देखेंगे और जिलेवार उनकी अवस्थिति, साथ में नदी का नाम देखेंगे। यानी थोड़ा और विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। लगातार इस सीरीज को देखते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और इससे भरपूर लाभ लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।